अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर एक नजर डालते हुए शुरू करते हैं खबरनामा। 2 दिन के अंदर मसले तेलंगाना की यकसुई का ऐलान। मरकज के तयक्कुन के साथ ही कोमटी रेड्डी का मरण व्रत खत्म। तमाम पेशावराना कॉलेजेस में यकसा फीस से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने रियासती हुकूमत का फैसला। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर और नादार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 43 लाख रुपए की इजराई। हैदराबाद की फिरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश। मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के वाकयात। और शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर का इंतबाह। और अब पेश है खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से 2 दिनों में मसले तेलंगाना की यकसुई के ऐलान के साथ ही साबिक रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे को लेकर जारी अपनी 9 रोजा भूख हड़ताल खत्म कर दी है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले यादी रेड्डी की मां के हाथ से शरबत पीकर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा के केशव राव, जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम रेड्डी और मुलाजमीन जेएसी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने बताया कि भूख हड़ताल से कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की सेहत काफी मुतासिर हुई है और उनका 9 किलो वजन भी घट गया है। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी को 6 नवंबर की रात नलगुंडे से निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि एक तहरीक का खात्मा नहीं बल्कि वक्फा है। उन्होंने कहा कि मैंने भूख हड़ताल का रास्ता सिर्फ मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए इख्तियार किया था और मरकज की जानिब से पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने भी 2 दिनों में इस मसले की यकसुई का ऐलान किया है और मेरे तेलंगाना के साथियों के मशवरे के बाद ही मैंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। कोमटी रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस ही तेलंगाना दे सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर फैसला लेने का वक्त आ चुका है और इस मसले पर मजीद टालमटोल का रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। केशव राव ने अलहदा पैकेज और इलाकाई तरक्याती बोर्ड से जुड़ी खबरों को मीडिया की पैदा करता करार दिया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद ही हमने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की सेहत को देखते हुए उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान पर ही हमने कोमटी रेड्डी को अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक खत्म नहीं हुई है बल्कि तेलंगाना हुसूल तक इसकी जिदोजहद जारी रहेगी। अगर तेलंगाना के हक में मुस्बित फैसला नहीं आया तो फिर 22 तारीख को आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। హైకమాండ్ లోపల సోనియా గాంధీ గారు చెప్పడం వల్ల గులాం నబీ ఆజాద్ గారు కూడా ఆలస్యం చేసేది లేదు, సమయం ఆసన్నమైంది। నేను ఏ దినమైన 10వ తారీఖు తర్వాత ఎవరిని ఇంకా సంప్రదింపులు కాకుండా ఏ వర్కింగ్ కమిటీలు అయ్యి లేదు తత్సరం లేకుండా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు కాబట్టి అదొకటి। అది ఏదైనా మా లోపల మా కాన్షియస్కి మా మనసుకు తెలిసిన ఒక మాట ఉంది కాబట్టి అది మాకు ఏదో ఇది వస్తుంది ప్యాకేజ్ వస్తున్నాయి ఎస్ఆర్సీ ఎన్నెన్నో మాట్లాడుతున్నారు ప్రెస్ మాట్లాడుతున్నా వాటన్ని పక్కన పెట్టి मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों श्रीनिवास गौड़ और देवी प्रसाद ने कहा कि मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म नहीं की है बल्कि हुकूमत को आर्जी तौर पर मोहलत दी गई है। इन कायदीन ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत इस मसले पर मुस्बित फैसला नहीं लेती है तो फिर से तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली जाएगी। इन कायदीन ने तेलंगाना वज़रा पर तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग तेलंगाना के लिए की जाने वाली भूख हड़ताल से इजहार यगानगत नहीं करने आए वो क्या तेलंगाना लाएंगे।
सियासी जेएसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी ने तमाम पार्टियों के तेलंगाना कायदीन को पार्टी पॉलिसियों से बालातर होकर वाज़ेह हिकमत अमली के जरिए आगे आने का मशवरा दिया। उन्होंने असेंबली के सरमा इजलास में कांग्रेस और तेलुगुदेशम कायदीन से मसले तेलंगाना पर आवाज उठाने का भी मशवरा दिया। कोदंडराम रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उन्होंने कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की भूख हड़ताल पर मरकजी व रियासती हुकूमत के सर्द रवैये पर अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों हुकूमतें मसले तेलंगाना पर संजीदा नहीं हैं। मरकजी हुकूमत ने तयखुन के जरिए केसीआर का मरण व्रत खत्म करवाया था और अब उसने यही हरबा इख्तियार करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को भी हड़ताल से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया है। आवाम को अंदेशा है कि मरकजी हुकूमत का ये एक और तयखुन मामूल पर आने वाली आम जिंदगी को एक बार फिर मफलूज कर सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में 42 रोजा आम हड़ताल के बाद आम जिंदगी मामूल पर आ रही है। इन हालात में कांग्रेस की आला क़यादत ने 2 दिन के अंदर तेलंगाना पर फैसला सुनाने के ऐलान करते हुए एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल को हवा दे दी है और सियासी हलकों में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस ने वक्तन फवक्तन तेलंगाना मुतनाज़िया बयानबाजियां करते हुए बुझते हुए शोलों को हवा देने की अपनी पॉलिसी बरकरार रखी है। दूसरी तरफ 11 नवंबर को गुलाम नबी आजाद की हैदराबाद आमद की खबर ने इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है और आवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है। इस बदलते पस मंजर ने तेलंगाना से जुड़ी तमाम तंजीमों को एक बार फिर तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने और नई हिकमत अमली तैयार करने का हौसला फराहम किया है। चुनाचे उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आवाम को फिर एक बार ये अंदेशा सताने लगा है कि नए एहतजाजी मुजाहरे फिर से आम जिंदगी को मफलूज कर रख देंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर गुलाम नबी आजाद के यहाँ आने का मकसद क्या है? सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि 3 दिसंबर तक असेंबली इजलास का मुनक्किद करना हुकूमत के लिए जरूरी है और हुकूमत का अददी मौक़िफ़ कमजोर है। मुस्तफ़ी शुदा 26 अरकान असेंबली जगन के हामी हैं और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और जे कृष्णा राव समेत कई अरकान मुस्तफ़ी हो चुके हैं। चंद कांग्रेस एमएलएस टीआरएस में शामिल हो गए। ऐसे में कांग्रेस की सफ़ों को मुस्तहकम के बगैर असेंबली इजलास की तलबी परेशान कुन हो सकती है। चुनाचे तवक्को रखी जा रही है कि गुलाम नबी आजाद की आमद जगन के हामी 14 अरकान असेंबली को वापस ला सकती है। ये भी ख्यास किया जा रहा है कि तेलंगाना के लिए इलाकाई तरक्याती बोर्ड कायम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। तेलंगाना की कांग्रेस कायदीन का कहना है कि पार्लियामेंट में तरक्याती बोर्ड मंजूर करवाने से बेहतर है कि तेलंगाना बिल ही पेश कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना रियासत की खुलकर हिमायत न करने वाली कांग्रेस जमात ने उत्तर प्रदेश की 4 हिस्सों में तकसीम से मुतालिक मायावती की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ओ-अमल जाहिर की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेलंगाना की कांग्रेस कायदीन तेलंगाना रियासत की तश्कील में की जा रही ताखीर को वाजपेयी तस्वुर कर पाएंगे? रियासत में अरकान असेंबली के लिए उनके अपने हलकों में दफातर कायम करने की कोशिशों का आगाज़ हो चुका है। कर्नाटक हुकूमत की तरह आंध्र प्रदेश हुकूमत भी अवाम के मसाइल की यकसी और मुतल्लिक़ा रुकन असेंबली से अवामी राब्ते को यकीनी बनाने के लिए असेंबली हल्क़ाजात में दफातर कायम करेगी। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में 8 रुकनी कमेटी कर्नाटक के दौरे पर रवाना हुई है, जहां ये कमेटी इस तरह के तरीक़ेकार का तफसीली जायज़ा लेगी और हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करेगी। देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करती है और उसे अमली जामा पहनाया जाता है, जबकि साबिक़ में दूसरी रिपोर्ट्स को बर्फदान की नज़र किया जा चुका है। अगर इस सिलसिले में हुकूमत संजीदगी के साथ इक़दाम करती है तो अवाम और अवामी नुमाइंदों के दरमियान रास्त राब्ता कायम हो सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात देर गए पेश आई चाकूजनी की वारदातों में 5 मुस्लिम नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। मजलिसी अराकीन असेंबली ने दवाखानों का दौरा किया और खातियों को जल्द गिरफ्तार करने का इंतबाह दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल की शब चाकूजनी की 5 वारदातें पेश आईं।
नामालूम हमलावरों ने मनसूबाबंद तरीके से मुस्लिम नौजवानों पर अचानक हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। काचीगुड़े के इलाके में उमर फारूक नामी नौजवान जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने पीछे से हमला किया और फरार हो गए। बोयनपल्ली के इलाके में 4 मुस्लिम नौजवानों को उसी तरीके से हमले का निशाना बनाया गया। इस हमले में करीम और अजीम नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल की रात रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला को काचीगुड़े के जख्मी नौजवान के पास रवाना किया। अहमद बलाला ने जख्मी उमर फारूक की इयादत की और उन्हें खान की दवाखाना मुंतकिल करवाया। अहमद बलाला ने आला पुलिस अहदेदारों से राब्ता करते हुए अशरार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हक नजीर भी मौजूद थे। दिन में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने काचीगुड़े के जख्मी उमर फारूक की इयादत की और काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस अहदेदारों से मुलाकात की और हालात को खराब करने वाले ऐसे शरंगेज वाकयात की फौरी रोकथाम का मुतालबा किया। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि खातियों की शिनाख्त करते हुए उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। रुकन असम्बली के हमरा अरकान बल्दिया अब्दुल हक नजीर, रियाजुल हसन आफंदी और सरगर्म कारकुन सैयद अलीम भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने बीजेपी नाज़ुर और डीसीपी से भी बात की, उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पर मैं पूरे दवाखानों में देखकर यहाँ पर वक्फे से कोशिश की जा रही है फिरका परस्त अनासर की तरफ से कि मुसलमानों को चुन चुन के निशाना बनाए। जो लोग बाहर से या कहीं से भी अकेले आते हैं मोटरसाइकिलों पर, नाम अशरार उन पर हमला करके चले जाते हैं, नाम पूछ के कि बच्चे मुसलमान हैं तो उन पर हमला किया जा रहा है। ऐसे कई मुद्दा बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे खामोश नहीं रहेगी, तमाशाई बनी नहीं रहेगी, इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और मुसलसिल इस सिलसिले में पुलिस पर हुकूमत पर दबाव डालते हुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते रहेगी। उस वक्त को गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती, हमारी कोशिश जारी रहेगी। खराब होना चाहिए और उनकी मनसूबाबंद कोशिश है कि पूरे हैदराबाद में वक्फे से किसी न किसी इलाके में इसी नौयत के कार्रवाई मुसलमानों के नाम पूछकर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, निहत्ते मुसलमान पर हमला किया जा रहा है, उनको जख्मी किया जा रहा है। मकसद उनका ये है कि हैदराबाद की पूरा को खराब किया जाए और मुसलमानों को इसका जिम्मेदार कराया जाए, उनको निशाना बनाया जाए। इनकी साजिशों को हम करेंगे, उनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे उस वक्त तक जब तक कि पुलिस रहेगी और हुकूमत में हम नुमाइंदगी बरकरार रखेंगे। रुकन असम्बली मौजम खान ने बोयनपल्ली का दौरा किया। मौजम खान ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और मुतल्लिका एसीपी और इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए पुलिस के रवैये पर ताज्जुब का इजहार किया कि पुलिस की बेअमली की वजह से इस इलाके में शरपसंद सरगर्म हैं। उन्होंने खातियों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हैरत अंगेज तौर पर इन 5 वाकयात में मुमासलत पाई गई कि अशरार ने हमले के लिए एक ही तरीका अपनाया और मुसलमान नजर आने वाले नौजवानों को एक ही किस्म के हमले का निशाना बनाया। ऐसे वाकयात महकमे पुलिस के लिए खतरे की घंटी हैं। कमिश्नर सिटी पुलिस ए के खाने मंगल की शब पेश आई चाकूजनी की वारदातों को मनसूबाबंद और एक गहरी साजिश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस शहर की पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कतई नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि डीसीपी और इंस्पेक्टरान समेत तमाम पुलिस ओहदेदारों को सख्ती से हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि लापरवाही बरती जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रात के वाक़यात के बाद पुलिस ने 25 से ज़ायद अशरार को गिरफ्तार किया है और उनसे तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों के अरकान गिरफ्तार शुदगान में शामिल हैं। ए के खान ने बताया कि फ़िरका परस्त तंजीमों ने ईद उल अज़हा से पहले भी बड़े जानवरों के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उमा महेंद्र, गोविंद राठी और राजा सिंह नामी शरपसंदों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। शहर में चंद अशरार की जानिब से पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पुलिस को कितना चैलेंज है और पुलिस कैसे एहतियाती इक़दाम कर रही है? देखिए, कल रात को जो 3 वारदात हुए हैं, इसको तो हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसको बहुत ही संगीन वाक़यात हैं। इसके बाद में वो एरिया में और दूसरे
शहर में मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग और पिकेट्स भी अलर्ट कर दिए गए हैं। आज रात को सारे सीनियर ऑफिसर्स अपने अपने एरियाज में DCPs हो या जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर सब मौजूद रहेंगे। उनके निगरानी में सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं हैदराबाद के शहरियों को एक भरोसा देना चाह रहा हूँ कि पुलिस पूरी तौर से अलर्ट है और जो काम करना है हम मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह करेंगे। और जहाँ तक कल इंसिडेंट्स हुए हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन शामिल है इसमें, इसका एक आइडिया भी बन चुका है। स्पेशल टीम्स बनाए गए हैं और टास्क फोर्स भी मुख्तलिफ एरियाज में जा चुकी है। किसी हालत में शरपसंद लोगों को जो यहाँ की फिजा में जहर घोलना चाह रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। साहब, आप हैदराबाद शहर को काफ़ी अर्से से जानते हैं। यहाँ की आवाम कभी भी पुरअमन माहौल को ख़राब होने नहीं देती, कभी भी पुलिस का सपोर्ट करती है। लेकिन शहर में एक तंजीम है जिसकी वजह से आपने भी गुज़िश्ता में भी देखा है, इस बार भी देख रहे हैं। तो वो तंजीम के बारे में आपके आगे का क्या आपका लाए अमल होगा? ऐसे लोग जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, इनको शनाख्त किया गया था। उनके पीछे कड़ी नज़र रखे हैं उन लोग, उन पर उनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर। आज भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और किस लिए और कौन है इसके पीछे, ये सब साफ साफ बाहर आएगा। इसके बाद में इसके आइंदा चलकर भी उनके खिलाफ ऐसे जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो जारी रखेंगे। कल के वाक़यात के बाद और ये ईद बकरीद से पहले जो वाक़यात रौनुमा हुए थे, उसमें कितनी गिरफ्तारियाँ हुई और कितनी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अब तक कम से कम 20-25 तक तो हैं, हिरासत में हैं, इंटरोगेशन में हैं। अब इसमें किसका क्या रोल है वो देखना है और आइंदा चलकर क्या मनसूबे थे वो भी देखना है। मलकाजगिरी के इलाके में जाफरानी इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनों ने मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर 9 बड़े जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि मलकाजगिरी के इलाके में वाक़ रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल मुस्लिम बस्ती में RSS, BJP और बजरंग दल के शरपसंद कुर्बानी देने वालों के मकानात में दाखिल हो गए और फिर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए फरार हो गए। इस मौके पर मलकाजगिरी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, जबकि मुतल्लिका सब इंस्पेक्टर ने उन्हें शोरगुल करने के बजाय खामोशी के साथ अपना मिशन पूरा करने का मशवरा दिया। उन्होंने शरपसंदों से कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। बीजेपी के कारकुनों ने राजीव गांधी चौक वाक़े दिलसुख नगर में गांवकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों के वोटों की खातिर उनके खिलाफ कोई कदम उठाने से गुरेज कर रही है। पेशावराना कोर्सेस के कॉलेजेस में मसावियाना फीस की वसूली की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। चारशंबे को काबीना की ज़ेली कमेटी के साथ हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर समाजी बहबूद P सत्यनारायणा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि ज़ेली कमेटी के इजलास में स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की दरखास्तों के इदखाल की तारीख में 30 नवंबर तक तोसी करने का भी फैसला किया गया, जबकि उसकी आखिरी तारीख 21 नवंबर मुकर्रर थी। वज़ीर मौसूफ ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो अपना ईमेल ID, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर ज़रूर दर्ज करें। అనంతరంగా ఈ కోర్టుకు వెళ్లాలనేది ప్రభుత్వం ఈరోజు క్యాబినెట్ కమిటీ తీర్మానం చేసుకుంది. అదే కాకుండా వారు ఇచ్చే ఒక కమిటీ ఏదైతే ఉందో కమిటీ వేయాలని, ఆ కమిటీ ద్వారా యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ ఫీ స్ట్రక్చర్ కావాలన్నది ఒకటి. 3 months లోపల ఈ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చి దానికి అనుగుణంగా ఒక్కొక్క కాలేజీకి ఒక్కొక్క రకమైన ఫీజులు ఇవ్వాలని, కోర్స్ వైజ్ ఇవ్వాలని ఏదైతే ఈ కోర్టు జడ్జిమెంట్లో వచ్చిందో। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से अंजाम दी जाने वाली नादार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत ने 43 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा
اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو 1,50 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے۔ امریکی کمپنی امیزون ریاست کے آئی ٹی شعبے میں 500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ریاستی وزیر آئی ٹی پونالا لکشمیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں آئی ٹی شعبے میں فروغ کو دیکھتے ہوئے بیرونی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امیزون کمپنی شہر میں 3 تا 4 لاکھ اسکوائر فٹ پر ایک کمپلیکس بھی بنائے گی، جس سے 7,000 افراد کو روزگار بھی فراہم ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکن کمپنی چنئی اور بنگلور کی طرز پر حیدرآباد میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ پونالا لکشمیا نے بتایا کہ فرضی آئی ٹی کمپنیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جس میں انفارمیشن، صنعت اور قانونی محکمے کے پرنسپل سیکریٹریز کو شامل کیا گیا ہے۔ సమీక్షించి న్యాయపరమైన చిక్కులు లేకుండా చేయడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించడం, ఆ దిశలోపట వారికి నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగించడంతో పాటు ఈ లీగల్ హర్డిల్స్ ఈ రోజుతో పరిష్కరించబడతాయనే విషయాన్ని వారికి తెలియజేయడం, వారు దానికి చాలా సంతోషించారు। వచ్చే 3 ఏళ్లలో సుమారు 500 కోట్ల రూపాయలతో మరో 4-5 లక్షల చదరపడుగుల భవన సముదాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడున్న 3,300 మంది ఉద్యోగులకు 2 రెట్లు కనీసం। ریاست کی مختلف یونیورسٹیز کے لیے نئے وائس چانسلرز کے ناموں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ گورنر اور چیف منسٹر تجویز کردہ ناموں پر غور و خوض کریں گے، اس کے بعد نئے وائس چانسلرز کے نام جاری کر دیے جائیں گے۔ ریاست بھر میں 17 یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی جائیدادیں مخلوع ہیں۔ 7 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے انتخاب کے لیے سرچ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ناموں کو قطعیت دی جا سکتی ہے۔ حیدرآباد JNTU کے لیے DN ریڈی، اننتپور JNTU کے لیے سدرشن، سری کرشنا دیورائے یونیورسٹی کے لیے راج گوپال اور کرشنا یونیورسٹی کے لیے NR راؤ کے نام کو قطعیت دیے جانے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ سبیتا ریڈی نے میدوپلی کے علاقے میں 1,25 کروڑ روپے لاگت سے بچھائی جانے والی پینے کے پانی اور سیوریج پائپ لائن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 1,25 کروڑ روپے کی لاگت سے دوسرے کام بھی عنقریب شروع کیے جائیں گے، جسے سابق وزیر اعلیٰ آنجہانی YSR کے دور میں منظور کیا گیا تھا۔ TRS کے رکن اسمبلی ای راجندر نے دعویٰ کیا ہے کہ تلگو دیشم اور کانگریس کے ارکان اسمبلی TRS قائدین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ TRS پولٹ بیورو کا اجلاس جمعرات کو منعقد ہوگا، جس میں تلنگانہ کے قحط زدہ علاقوں کی صورتحال کے علاوہ طلباء کی فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ راجندر نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک کے سلسلے میں بھی آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت ہوگی۔ کانٹریکٹ لیکچررز کے نمائندوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل کے تعلق سے یادداشت پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سالوں سے خدمات انجام دینے کے باوجود اب تک جاب سیکورٹی نہیں فراہم کی گئی ہے۔ صدر مجلس نے اس مسئلے پر چیف منسٹر سے نمائندگی کرنے اور اسمبلی اجلاس میں حکومت سے جواب طلب کرنے کا تیقن دیا۔ تلنگانہ تحریک کا مرکز رہی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء تعلیمی میدان میں بھی خود کو سر فہرست رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے تلنگانہ تحریک میں حصہ لیتے ہوئے طلباء نے تعلیم پر بھی توجہ دی اور ایک مثال قائم کی۔ حال ہی میں انجینئرنگ طلباء نے مختلف کمپنیوں میں ملازمت کے لیے انٹرویوز میں شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور تقریباً 620 طلباء کے من جملہ 127 طلباء کو کمپنیوں میں ملازمت کی پیشکش کی گئی، جبکہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں بھی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کامیاب رہے۔ OU کے طلباء نے 120 سب انسپیکٹرز، 150 اسٹیٹ لائبریرین اور 60 لیکچررز کی ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں
قائم مجلس اتحاد مسلمین کے فزیکل ٹریننگ سینٹر میں نوجوان غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سخت محنت کر رہے ہیں۔ محکمہ پولیس میں ملازمت کے خواہش مندوں کے لیے صدر مجلس کی خصوصی دلچسپی پر مجلس کی جانب سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم اور نولپورہ پلے گراؤنڈ میں سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ماہر ٹرینرز کی نگرانی میں نوجوان سخت محنت کر رہے ہیں۔ شہر کے علاوہ اضلاع میں بھی مجلس کی جانب سے نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ بھینسا اور نظام آباد میں بھی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ رکن اسمبلی وراثت رسول خان نے ایڈیشنل ٹریفک کمشنر سی وی آنند کے ہمراہ نامپلی کرمنل کورٹ میں پارکنگ کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وراثت رسول خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نامپلی کرمنل کورٹ کی پارکنگ کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے پر پارک کی ہوئی گاڑیاں سڑک تک پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دورہ کرن کمار ایڈوکیٹ کی ایک شکایت پر کیا۔ انہوں نے وکلاء اور ٹریفک کمشنر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی زائد از 350 مربع گز اراضی پارکنگ کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام پیر کے دن شروع کیا جائے گا۔ بڑلا گڑا میں چوروں نے 2 مساجد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ جامع مسجد سید عمر اور جامع مسجد فقیر شرفی کے قفل توڑنے میں ناکامی کے بعد یہ بے حس سارق مساجد کے نلوں کی ٹوٹیاں چرا کر فرار ہو گئے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ اس علاقے میں چوری کی وارداتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس سے بارہا نمائندگی کی گئی کہ رات کے اوقات میں پیٹرولنگ کی جائے، لیکن پولیس اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ مقامی افراد نے 4 TV کے ذریعے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی ہے کہ رات کے اوقات میں نہ صرف پیٹرولنگ کی جائے بلکہ غیر سماجی عناصر اور غیر اخلاقی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مراد نگر کے ایک مکان میں گوشت کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد جب گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے تو اہل خانہ قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لکھت مدھم پڑتی جا رہی ہے۔ گوپال پورم پولیس نے لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان کے طلائی زیورات لے کر فرار ہونے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گنٹور ضلع کا ساکن ایس رام لڑکیوں سے دوستی کرتے ہوئے ان کا اعتماد حاصل کیا کرتا تھا اور پھر ان کے طلائی زیورات لے کر فرار ہو جایا کرتا تھا۔ ایس رام لڑکیوں کے سامنے جھوٹی کہانیاں بھی بناتا تھا جس سے لڑکیاں اس پر ازراہ ہمدردی بھروسہ کر لیا کرتی تھیں۔ پولیس نے بتایا کہ ایس رام اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات کے سلسلے میں جیل جا چکا ہے۔ پولیس نے اسے عدالتی تحویل میں دیا اور اس کے قبضے سے 2 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے، جبکہ 4 تولے کے زیورات جو کہ متھوٹ فائنانس میں رہن رکھے ہوئے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گوپال پورم پولیس نے ایک اور واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک خاندان کے 3 افراد ٹولی چوکی سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے آٹو میں سوار ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بیگ میں 40 تولے کے طلائی زیورات تھے، لیکن ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے دوران یہ افراد آٹو سے زیورات کا بیگ لینا بھول گئے۔ پولیس کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو پولیس نے آٹو رکشہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ ادھر اسی دوران دیانتدار آٹو ڈرائیور زیورات سے بھرا بیگ مسافرین کے گھر پہنچانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں پولیس نے آٹو ڈرائیور کو روکا تو آٹو ڈرائیور نے بتایا کہ وہ مسافرین کو بیگ حوالے کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آٹو ڈرائیور کی شناخت خواجہ پاشا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس نے جہاں آٹو ڈرائیور کی ایمانداری کی ستائش کی، وہیں مسافرین نے آٹو ڈرائیور کی دیانتداری سے متاثر ہو کر اسے رقمی انعام دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قریب 11 لاکھ روپے مالیتی زیورات لوٹانے والے آٹو ڈرائیور کو 1000 روپے رقمی انعام دیا گیا۔ سی آئی ڈی کی ٹیم نے اے پی ویمنز فائنانس کارپوریشن کے سابق ڈائریکٹر اے کشن کے مکان پر دھاوا کر کے 50 کروڑ روپے کے غبن کا پتہ چلایا ہے۔ سی آئی ڈی کی ٹیم نے اے کشن آئی ایف ایس عہدیدار کے مکان واقع حبشی گڑا کے علاوہ 2006 سے 2010 تک ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے عہدیداروں کے مکانوں پر بھی دھاوے کیے۔ اسکول میں پڑھنے والی طالبہ کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے پر لڑکی کی والدہ نے اسکول کے کرسپونڈنٹ کی پٹائی کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آلیو بٹس پلے اسکول کا کرسپونڈنٹ شیام سندر نے اپنے اسکول میں پڑھنے والی 4تھی جماعت کی طالبہ کے ساتھ نازیبا باتیں اور حرکتیں کی تھیں۔ لڑکی کی والدہ جب اپنی بیٹی کو ٹفن دینے کے لیے اسکول پہنچی تو اسے اس کی بیٹی کے ساتھیوں نے اشاروں کنایوں میں سب کچھ کہہ ڈالا۔
जिस पर वो बरहम होकर श्याम सुंदर के रूम में दाखिल हुई तो उसकी आंखों ने तमाम कहा सुना देख लिया। उसने श्याम सुंदर की पिटाई की और मेरचल पुलिस के हवाले कर दिया। मेरचल पुलिस एक केस दर्ज करके श्याम सुंदर से पूछताछ कर रही है। हैदरगुड़ा में वाक़े एक ट्रेड सेंटर में बम की झूठी इत्तला की वजह से सनसनी पैदा हो गई। बताया जाता है कि चारशंबे की सुबह करीब 9:30 बजे सेंटर के जिम्मेदारों को फ़ोन पर बम की इत्तला मौसूल हुई, जिस पर पुलिस डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गई। तलाशी लेने के बाद बम की इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस मौसूला फ़ोन नंबर से खातियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। गोलकुंडा पुलिस ने 2 नवंबर को किए गए एक शख्स के कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महलूक 60 साल के सत्यनारायण उर्फ सत्या का उसके 2 भांजों प्रवीण कुमार और मधुसूदन राव ने कत्ल किया था। बताया जाता है कि सत्यनारायण की जानिब से अपने प्लॉट पर तामीरी काम शुरू करने पर उनके 2 भांजों ने झगड़ा शुरू कर दिया था और फिर प्रवीण कुमार ने सत्या पर फोड़े से हमला करके जख्मी कर दिया। झगड़ा खत्म होने के बाद जब सत्यनारायण अपनी साइकिल पर जा रहा था तो दोनों ने उन्हें 7 गुंबद के पास रोककर साइकिल से गिरा दिया और एक वजनी पत्थर सर पर डाल दिया। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे इस बुलेटिन की अहम खबरों पर। 2 दिन के अंदर अंदर मसले तेलंगाना की यकसुई का ऐलान। मरकज के तयक़ुन के साथ ही कोमटी रेड्डी का मरण व्रत खत्म। तमाम पेशावराना कॉलेजेस में यकसां फीस से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने रियासती हुकूमत का फैसला। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए मंजूर और नादार मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 43 लाख रुपए की इजराई। हैदराबाद की फिरका वाराना हमआहंगी को बिगाड़ने की कोशिश, मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के वाक़यात। और शहर की पुरान फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर का इंतबाह। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।